या स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी सही है, जो खुद को फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं। परी कथा की तरह आप एक राजकुमार खोजने के लिए बहुत से मेंढकों को चूमते हैं। पुरानी कहावत को याद कीजिए, अगर आपको इंसाइक्लोपीडिया की जरूरत हो तो इंसाइक्लोपीडिया बेचने वालों से न पूछें। जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंटरव्यू लेता हूं तो मैं पहले यह पता करता हूं कि उसके पास कितनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी या स्टॉक है और वह कितने फीसदी टैक्स दे रहा है, और यही मेरा टैक्स अटॉर्नी और मेरे अकाउंट के बारे में भी करता हूँ। मेरे पास एक अकाउंटेंट है जो अपने काम से काम रखती है। उसका पेशा हालांकि अकाउंटिंग है, परंतु उसका काम रियल एस्टेट है। मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटा बिजनेस अकाउंटेंट था, परंतु उसके पास रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं था। मैंने अकाउंटेंट बदल लिया क्योंकि हम एक व्यवसाय को प्रेम नहीं करते थे। थैंक यू सुखदेव जी फॉर वंडरफुल वंडरफुल रीडिंग, है ना। थैंक यू सर। बहुत अच्छा रीड थोड़ा किया। सा मेरे को ये नहीं था कि राजेंद्र जी को थोड़ा सा मैं सभी को मैं बता दिया करो सर, अगर लगे कोई कुछ दिक्कत आ रही है तो। मैं शायद फास्ट बोल रहा था, समझने में प्रॉब्लम आ रही थी राजेंद्र सर को। कोई बात नहीं, है ना, अपने स्पीड पे करें और सबको आ ही जाएगा। राजेंद्र जी ने भी अच्छा लिखा है, और जब भी कहीं ऐसा है तो उन्होंने लिखा, बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू राजेंद्र जी, और बहुत अच्छा सुखदेव जी के लिए जबरदस्त तालियां। थैंक और यू बहुत सर। अच्छी बात यहाँ पे बताई कि ब्रोकर को अच्छा पैसा दे। हम में से अधिकतर लोग हैं ना, जहाँ पैसे बचाने चाहिए वहां नहीं बचाते, और जहाँ पैसे नहीं बचाने चाहिए वहीं बचाते हैं। और हम सब देखें, अगर एक अच्छा कंसल्टेंट, है ना, ब्रोकर भी नहीं बोलूंगा, एक अच्छा कंसल्टेंट हमारे को हमारे बहुत सारे पैसे बना देता है, तो हमें वहां पे जरूर अच्छी उनसे वो राय लेनी चाहिए, है ना। तो उसी को यहाँ पे बताया हुआ है। हम कई बार 15% टिप दे देते हैं, लेकिन हम 2% है ना ब्रोकरेज देने से डरते हैं। और अगर सही ब्रोकरेज दे और हम सही उनसे सीखे, तो जैसे अगर मैं बात करूं, 1 साल पहले मुझे भी रियल एस्टेट पे ज्यादा पता नहीं था। मैंने जिनसे सीखा और उनके थ्रू मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो मैंने आप लोग को बताया कि मेरा कितना जबरदस्त वहाँ पे बेनिफिट हुआ है। तो मैंने उनको जरूर पे किया था, उसके बाद ही मैं वहाँ पे सीख वो किया। सो आज का अच्छा है कि वो काफी कुछ चीजें फ्री में भी दे रहे हैं। तो हमेशा है ना पे करने का देखिए, क्योंकि और बार बार इसलिए हम बात करते हैं कि फ्री की नॉलेज मत ले लो, है ना। आप पेड नॉलेज ले लो, क्योंकि पेड नॉलेज जब पे करेगा कोई इंसान, तो जिसको पे करेंगे उसका भी जिम्मेदारी बढ़ जाता है, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है कि यहाँ पे, जो हमने पहले भी बात की थी, कि कई बार हम लोग किसी से पूछते हैं, कोई हमें सलाह देता है, तो उससे हमेशा पूछने का, भाई तुम तो दे रहे हो, और अगर फाइनेंस कर दे रहे हो तो तुम्हारे पास कितने करोड़ रुपए है, ठीक है। अगर उसके पास कुछ करोड़ है तो फिर उनसे सलाह लेने में फिर भी अच्छी बात है ना। पड़ोसियों से नहीं पूछना चाहिए हमें ज्यादा, ठीक है। और इसलिए उन्होंने अपने अकाउंटेंट को भी चेंज कर दिया था, क्योंकि उसके पास में रियल एस्टेट का प्रेम नहीं कर रहा था वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अजमत आप रीड कीजिएगा। जी जी, थैंक हाँ यू जी। सर, थैंक यू सो मच। ऐसा यहाँ ऊपर से पढ़ना है, ऐसा ब्रोकर हाँ हाँ हाँ, खोजें। एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके कहाँ ओके। गए हम लोग। हाँ, आई रीड कीजिएगा अभी। जी, ऐसा ऐसा ब्रोकर खोजे जो आपके सर्वश्रेष्ठ हितों का ध्यान में रखता हो। कई ब्रोकर आपको शिक्षित करने के लिए समय निकाल लेंगे, और वे आपके द्वारा खोजी गई सर्वश्रेष्ठ संपत्ति साबित हो सकते हैं। बस उदार रहें, और वे भी आपके प्रति उदार रहें। अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो वे आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे। यह विशुद्ध और आसान सा तर्क है। जैसा मैंने पहले कहा था, मैनेजमेंट की दक्षताओं में से एक लोगों का मैनेजमेंट है। कई लोग केवल ऐसे लोगों को मैनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हो और जिन पर उनकी सत्ता हो, जैसे किसी ऑफिस में अधीनस्थ कई
कई दोयम दर्जे के मैनेजर ही बने रहेंगे और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि वे यह तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ कैसे काम किया जाता है, परंतु वह यह नहीं जानते कि ऊपर वालों के साथ कैसे काम किया जाता है। असली दक्षता है किसी तकनीकी क्षेत्र में अपने से श्रेष्ठ और ज्यादा स्मार्ट व्यक्तियों को मैनेज करना। और नीचे करेंगे सब प्लीज। यहाँ से और फर्स्ट लाइन है ना जो लास्ट में, वहां से कहाँ से चला गया? क्या हो गया? स्टिल हो गया? दक्षता है किसी तकनीकी क्षेत्र में अपने श्रेष्ठ और ज्यादा स्मार्ट व्यक्तियों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना। इसलिए कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, आपके पास भी होना चाहिए, और यह फाइनेंशियल समझदारी है। नंबर 7। यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो पहले अजमत के लिए जबरदस्त तालियां, है ना। और इसलिए है ना, हमारे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमें बनाने चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली। अगर हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट बने, तो हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए, हमारे को ऐसी काबिलियत पैदा करनी चाहिए कि हमसे ज्यादा स्मार्ट लोगों को हम मैनेज कर पाए। ठीक है, जिसके लिए पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप स्किल, है ना, और जिसके बारे में इन्होंने पहले ही बताया कि मैनेजमेंट हमें सीखना चाहिए। तो ये काफी अच्छा हमने यहाँ पे सीखा। अब आगे बढ़ते हैं, और 7वां पॉइंट है, तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग और किसी को बुलाते हैं, लता जी को बुलाते हैं। आज लता जी आप रीड करेंगे, इंडियन दाता बने। हाँ जी। सर, थैंक यू सर। इंडियन दाता बने, यह बिना कुछ दिए पाने की ताकत है। जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकी इंडियंस की सांस्कृतिक परंपरा से झटका लगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी इसे उपहार समझ लेते थे, और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। इंडियंस को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते। इस तरह इंडियन दाता वाक्यांश पैदा हुआ। एक छोटी सी सांस्कृतिक नासमझी के कारण संपत्ति के कॉलम संपत्ति के कॉलम की दुनिया में इंडियन दाता बनना दौलत के लिए बहुत जरूरी है। परिष्कृत निवेशक का पहला सवाल यह होता है, मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। वे यह भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है, इसलिए निवेश पर वापसी इतनी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर, मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। बैंक $60,000 चाहती थी और मैंने $50,000 की बोली लगाई, जो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्वीकार कर ली क्योंकि बोली के साथ $50,000 का चेक भी लगा हुआ था। उन्होंने यह महसूस किया कि मैं गंभीर था। ज्यादातर निवेशक यह कहेंगे कि क्या आप अपना बहुत सा पैसा फंसा नहीं रहे हैं? क्या इस पर लोन लेना ज्यादा बेहतर नहीं होगा? इसका जवाब है, इस मामले में बिल्कुल नहीं। मेरी निवेश कंपनी जाड़े के महीनों में इसे वैकेशन रिटेल के रूप में इस्तेमाल करती है, जब प्रवासी ये $2,500 किराया पर देती है। बाकी के 8 महीनों में इसका किराया केवल $1,000 होता है। मेरा पैसा लगभग 3 सालों में वापस आ गया था। अब मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ जो हर महीने मेरी आमदनी बढ़ाती रहती है। यही स्टॉक के बारे में किया जाता है।
लता जी की आवाज नहीं आ रही है, सभी को नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही केवल। मैं अपने पैसे को 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक लगाए रखता हूँ। जब शेयर की कीमतें बढ़ती है, फिर मैं अपनी मूल धनराशि को निकाल लेता हूँ और बाजार के उतार-चढ़ाव से बेफ़िक्र हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी मूल रकम वापस आ चुकी है और दूसरी संपत्ति पर काम करने के लिए तैयार है। इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है और मैं एक ऐसी संपत्ति का मालिक बन जाता हूँ, जो एक तरह से मुझे मुफ्त में मिलती है। So thank you लता जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। सो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या बता रहे थे। यहाँ पे बताया कि इंडियन दाता बने। इंडियन दाता मतलब ये एक शब्द आया है क्योंकि इंडियंस का होता है ऐसा कि किसी को कुछ दिया तो वापस ले लेना चाहिए, है ना। और कल शायद हम इसी पे बात भी कर रहे थे थोड़ा लास्ट में। तो हमें क्या करना है, किसी को दिया तो उसको हमेशा पूछना चाहिए कि कब तक वापस आएगा भाई, है ना, और कितना वापस आएगा वो भी। सो इसको ही इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। जब हम किसी को कुछ दे तो उससे मेरे को क्या रिटर्न्स मिलने वाले हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कुछ उन्होंने एग्जाम्पल बताया है कि किस तरीके से उन्होंने जब कैश दिया और कितनी जल्दी उनका 3 साल में प्रॉपर्टी फ्री हो गई, है ना। इसी तरीके से जब स्टॉक में भी इन्वेस्ट करें तो हमें जल्दी से जल्दी हमारे जो मूलधन है ना उसको निकाल लेना चाहिए, और फिर उसके बाद में जो भी है वो तो मुफ्त का है ना। तो उस पे अपने मूलधन को हमेशा हमें निकाल के प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और थैंक यू वंस अगेन लता जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अभी मौका देंगे रूपाली जी को। रूपाली जी आप रीड कीजिएगा। यह सच है कि मैंने कई मौकों पर ऐसा पैसा खोया भी है, परंतु मैं उतने ही पैसों से खेल खेलता हूँ जितने का नुकसान मैं सहन कर सकता हूँ। मैं यह कहूंगा कि औसत 10 निवेशों पर मुझे 2 या 3 में बहुत फायदा होता है, जबकि 5 या 6 में कोई भी लाभ हानि नहीं होती, और मैं 2 या 3 में घाटा भी खाता हूँ। परंतु मैं अपने नुकसान को उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूँ जो मेरे पास उस समय होते हैं। जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं, वे अपने पैसे को बैंक में रख देते हैं और दीर्घकाल में उनकी बचत कुछ नहीं से बेहतर ही होती है। परंतु आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है, और ज्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे, परंतु आजकल ऐसा बिरले ही होता है। मेरे हर निवेश पर एक ना एक चीज मुफ्त होनी चाहिए। एक छोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टोरेज, खाली जमीन का टुकड़ा, घर, स्टॉक शेयर्स या ऑफिस बिल्डिंग, और जोखिम सीमित भी होना चाहिए। इस विषय पर इतनी ज्यादा पुस्तकें लिखी जा चुकी है कि मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैकडॉनल्ड के मशहूर के क्रॉक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते क्योंकि उन्हें हैमबर्गर से प्यार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के साथ आने वाले रियल एस्टेट मुफ्त मिलता था। तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज्यादा चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपका पैसा वापस मिल जाने पर आपके पास क्या संपत्ति आती है, यह भी महत्वपूर्ण है। यही फाइनेंशियल समझदारी है। बहुत अच्छा रूपाली जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। बहुत बढ़िया आपने रीड किया, है ना। तो हमेशा जब भी डील की जाए, मतलब हम चीजों को खरीदे ना, हम डील ले ले। जैसे हम जाते हैं ना किसी दुकान में और हमें कुछ ऑफर मिल जाता है तो ले लेते हैं। और हमेशा दुकानदार या हमेशा बिजनेसमैन डील करता है। जैसे दुकानदार वो चीज ज्यादा खरीदता है बेचने के लिए जहाँ पे उसको बढ़िया ऑफर मिल रहा होता है ना। और फिर बाद में उसको निकाल भी देता है। तो उसी तरीके से हमारे को भी ऐसा देखना चाहिए। साथ में और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात की है कि हमें जोखिम तो लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, लेकिन ये रिस्क उतना होना चाहिए जितना हम सह सके। कई बार हम बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सुना है रिस्क में इश्क है। लेकिन वो इश्क कितना करना है ना, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक बार हम जो भी काम करेंगे वहां पे जीत जाएंगे। तो रिस्क लिमिटेड होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि हम कितने रिस्क ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपत्ति से विलासिता की चीजें कैसे खरीदी जाती हैं, और इसके लिए हम लोग
बुलाएंगे हर्षद जगताप जी को। हर्षद जी रीड कीजिएगा। हाँ, यस यस। 8, संपत्ति से विलासिता विलासिता की चीजें खरीदी जाती है। केंद्रित करने की शक्ति। मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और उसकी जेब में ऐसा लगता था जैसे छेद हो गया हो। 16 साल की उम्र में स्वाभाविक रूप से उसे अपनी कार चाहिए थी। बहाना यह था, सभी दोस्तों के मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है। यह लड़का अपनी बचत से पैसे निकाल कर नगद कार खरीदना चाहता था। ऐसे समय में उसके डैडी ने मुझसे सलाह मांगी। आप क्या सोचते हैं कि मुझे ऐसा करने देना चाहिए, या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूं? इसके जवाब में मैंने कहा, कुछ कुछ समय के लिए तो ठीक है, परंतु लंबे समय के लिए आप उसे सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए। क्या सिखा पाएंगे? क्या आप अपने बच्चे की कार प्राप्त करने की इच्छा से कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? अचानक उसके दिमाग की बत्तियां जल गई और वह तुरंत घर की तरफ चल पड़ा। 2 महीने बाद मुझे वह दोस्त फिर मिला। क्या तुम्हारे बेटे को अपनी अपनी नई कार मिल गई? मैंने पूछा। नहीं, उसे नहीं मिली, परंतु मैं गया और उसे कार के लिए $3000 दे दिए। मैंने उससे कहा कि वह अपने कॉलेज के पैसे के बजाय मेरे पैसे का उपयोग करे। मैंने कहा, यह तो आपकी उदारता है। नहीं, उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी है। मैंने आपकी सलाह मान ली और उसकी। सर स्क्रॉल कीजिए। हेलो। हाँ सर और रीड कीजिए। उसकी, हाँ हाँ, और उसकी कार खरीदने की प्रबल इच्छा के साथ सीखने की सीखने की शर्त भी रखी। शर्त क्या है? मैंने पूछा। पहले तो हमने आपके कैश फ्लो गेम का सहारा लिया। हमने इसे खेलते हुए पैसे के समझदारी से इस्तेमाल पर लंबा विचार विमर्श किया। फिर मैंने उसे वॉल स्ट्रीट की जनरल की सदस्यता दिलवा दी और स्टॉक मार्केट पर कुछ पुस्तकें भी दिलवाई। फिर दिक्कत कहाँ थी? मैंने उससे कहा कि $3000 उसके है, परंतु वह इनसे सीधे कार नहीं खरीद सकता। वह उनसे स्टॉक खरीद खरीद और बेच सकता है और खुद का ब्रोकर ढूंढ ढूंढ सकता है। और एक बार वह इन $3000 के $6000 बना लेता है, तो वह अपनी कार खरीद सकता है और बाकी के $3000 उसके कॉलेज के फंड में जाएंगे। और पढ़ना है सर? नहीं, स्क्रॉल कीजिए। थैंक यू हर्षद जी, बहुत अच्छा रीडिंग किया आपने। तो हर्षद थैंक जी यू। कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें आपकी लर्निंग को? हाँ, उन्होंने मतलब क्या किया कि वो फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाने के लिए बच्चों मतलब उसके मतलब बच्चे के लिए कुछ शर्त रखी, जिससे वो इन्वेस्टमेंट करना सीख ले। मतलब अपना खुद का पॉकेट मनी या खुद के पैसे से सिर्फ कार नहीं खरीदे। वो अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कैसा करता है, वो उसके लिए उसने शर्त रखी। तो इससे ये पता चला कि ऐसा कुछ करो, मतलब ऐसा अगर आप विचार करोगे, मतलब कुछ ऐसे समझ के कि हमें पैसा कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और उससे कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो हम पा भी सकते हैं और पैसे भी बना सकते हैं। हमें जो चीजें चाहिए वो भी बना सकते हैं। ऐसा उन्होंने मतलब ये जो अभी लास्ट पेज में बताया था वो समझ में आ गया। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा हर्षद जी के लिए जबरदस्त तालियां। और यहाँ पे ऐसा थैंक तो यू। नहीं कि हमारे बच्चों के साथ करना चाहिए, हमें भी हमारी विलासिता को है ना, अगर हमें लगता है ना, तो उसको भी इसी तरीके से करना चाहिए। कुछ नया करें और वहां से पैसे कमा के फिर हमारे लिए जो चीज चाहिए वो लेना चाहिए।
और रिच लोग यही करते हैं, जो सक्सेसफुल लोग यही करते हैं, वो लोग है ना पहले बिजनेसेस बनाते हैं और बाद में है ना उसमें से जो प्रॉफिट आता है उससे है ना अपनी लाइफ स्टाइल को करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अजय जी से सुनते हैं। अजय जी रीड कीजिएगा। वह शुरुआत में एक किस्मत वाला रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद उसने अपने मुनाफे की सारी रकम गंवा दी। तब वह सचमुच रुचि लेने लगा। आज चाहे वह $2000 के घाटे में है, परंतु उसकी रुचि बहुत बढ़ गई है। उसने मेरे द्वारा खरीदी सारी पुस्तकें पढ़ डाली है और वह और ज्यादा पुस्तकों की खोज में पुस्तकालय भी गया था। वह मन लगाकर वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता है, सूचकों पर नजर रखता है और एमटीवी के बजाय CNN बीसी देखता है। उसके पास केवल $1000 बचे हैं, परंतु उसकी रुचि और ज्ञान आसमान को छू रहे हैं। वह जानता है कि अगर वह इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे 2 सालों तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा, परंतु उसे उसकी कोई खास चिंता नहीं है। अब उसे कार हासिल करने में ज्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा खेल मिल गया जिसमें उसे ज्यादा आनंद मिलता है। स्क्रॉल कीजिए। क्या होगा अगर वह सारा पैसा हार जाता है? मैंने पूछा। जब होगा तब देखा जाएगा। मैं तो चाहूंगा कि वह अभी सारा पैसा हार जाए, बजाय इसके कि वह हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे। और इसके अलावा मैं तो यह मानता हूं कि उसकी शिक्षा पर खर्च किए गए यह सर्वश्रेष्ठ $3000 थे। जो वह सीख रहा है वह जिंदगी भर उसके काम आएगा और वह पैसे की ताकत का सम्मान करना भी सीख गया है। मुझे लगता है कि अब उसकी जेब का छेद बंद हो चुका है। जैसे मैंने खुद को सबसे पहले भुगतान करने वाले खंड में कहा था, अगर कोई व्यक्ति आत्म अनुशासन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बेहतर यही होगा कि वह कभी अमीर बनने की कोशिश ना करे। सैद्धांतिक हिसाब से संपत्ति वाले कॉलम में कैश फ्लो विकसित करने की प्रक्रिया आसान नजर आती है, परंतु इसमें पैसों को दिशा देने की मानसिक सहन शक्ति की जरूरत होती है, और जो मुश्किल साबित होता है बाहरी आकर्षणों और प्रलोभनों के कारण। आज की खरीदारी की दुनिया में यह ज्यादा आसान हो चला है कि पैसे को पूरा उड़ा ही दिया जाए। कमजोर मानसिक शक्ति के कारण वह पैसा सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते बह जाता है। यह गरीबी और आर्थिक संघर्ष का कारण है। मैंने फाइनेंशियल समझदारी का यह आंकड़ों का उदाहरण इसलिए दिया ताकि पैसों से ज्यादा पैसे कमाने की योग्यता को जाना जा सके। अगर हम 100 लोगों को साल शुरू में $10,000 दे दे तो साल के अंत में क्या होगा? 80 के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वास्तव में कई तो ज्यादा कर्ज में दबे होंगे क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रिज, टीवी, VCR या छुट्टियों के लिए नगद पैसा दिया होगा। 16 ने उस $10,000 को 5 से 10% बढ़ाया होगा। 4 ने इससे $20,000 या लाखों डॉलर तक बढ़ाया होगा। हम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें। मेरे विचार में यह सीखना भी महत्वपूर्ण होता है कि पैसे से अपने के लिए पैसा काम करवाया जाता है। मैं भी हर व्यक्ति की तरह विलासिता की वस्तुओं से प्रेम करता हूँ। अंतर यह है कि कई लोग अपनी विलासिता को कर्ज लेकर खरीदते हैं। यह पड़ोसियों से प्रतियोगिता करने का जाल है। जब मैं कार खरीदना चाहता था तब आसान रास्ता यही था कि मैं अपने बैंकर को बुलाकर लोन ले लेता, परंतु मैंने दायित्व वाले कॉलम को बढ़ाने के बजाय संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित रखा। थैंक यू अजय जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। तो कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? यस सर। इसमें यही बताया कि उसने मतलब कार खरीदनी थी उसके बेटे ने, तो उसने सीधे ऐसा नहीं किया पैसे दिए जाओ और कार खरीदो, बट उसने उसको एक नॉलेज दी कि पैसे से कैसे पैसा बनाना है। तो वॉल स्ट्रीट के जर्नल जो दिए थे, वो बुक्स थी, स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है कैसे नहीं करना। तो मतलब हालांकि उसने 3,000 के $1,000 रह गया था, पर इसका ये नहीं था कि हाँ पैसे चाहे जीरो भी हो जाए, बट ये था कि उसको कुछ नॉलेज मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो उसको मतलब था कि हाँ मैं पैसे से कैसा पैसे बनाऊं। तो ऐसा ही रहता है कि हाँ कि हम जब भी मतलब ये पड़ोसी वाला एग्जांपल तो मैं हर बार देता हूँ, दैट वी टेक द लोन एंड पेज द EMIs फॉर द थिंग्स
which we don't require to impress our neighbors or impress our relatives. तो यही बात बताइए कि उसने मतलब लोन लेने की बजाय वो देखता है कि मैं अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ाऊंगा और फिर मैं कैसे मतलब उससे ये ले सकता हूँ। फिर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर 100 लोगों को $10,000 दे दे तो साल के अंत तक क्या होगा, तो 5 या 10%, और जो कुछ होंगे 4% लोग, वो फिर उसको भी नहीं है सर। बिल्कुल अजय जी के लिए जबरदस्त बहुत ही जबरदस्त तालियां, बहुत अच्छा बताया उन्होंने, है ना। और कभी भी हमें जब ऐसा लगे कि हमको ये ले लेना चाहिए और वो अगर बहुत महंगी हो और हम उस पर लोन लेने जा रहे हो, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बुक को फिर से पढ़ लेना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी, है ना, 2015 में नहीं 2014 में, है ना, कार बुक करने के लिए 5,000 रुपए दे के आया और फिर मैंने बुक पढ़ी और 5,000 रुपए डूब गए, है ना। मैंने वापस लिया नहीं, लेकिन मैंने कार नहीं लिया, नहीं तो मैं लोन पे लेने वाला था, है ना। तो 5,000 चले जाते एक ही बार गए ना, लेकिन अगर मैं उसके लिए 17,000 की EMI पे करता रहता और एक और लाइबिलिटी बढ़ा लेता, तो जब भी ऐसे कुछ खुजली हो किसी को ना तो इस बुक को फिर से पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का पढ़ने के लिए हम लोग, आज हमारे साथ कुछ नए लोग भी है तो उनको भी मौका देते हैं। और सबसे पहले हम लोग श्वेता जायसवाल जी को मौका देते हैं। श्वेता जी, आप सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए, नेम, सिटी, प्रोफेशन, और फिर आप रीड कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं श्वेता जायसवाल पूना से हूँ एंड माय बाय प्रोफेशन मैं वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर, चक्र बैलेंसिंग ये सब करती हूँ। एंड इसके साथ साथ मेरे पास हाइड्रोप्योर का डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी है और मैं पूना से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, मल्टी टैलेंटेड श्वेता जायसवाल जी का हमारे बुक रीडिंग में स्वागत है ना। तो श्वेता जी चलिए रीड करते हैं, फिर बाद में और बात करेंगे। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है कि मैं अपने खर्च को इच्छा से प्रेरित होता हूँ कि किस तरह उसके लिए आंतरिक पैसे जुड़ा सकूं। आजकल प्राय हम अपनी मनचाही चीजें खुद खरीदने के लिए खर्च लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। यह रास्ता कुछ समय के लिए तो आसान है, परंतु लंबे समय के लिए बहुत मुश्किल साबित होता है। यह एक ऐसी बुरी आदत है जो हमें इंसानों के रूप में और राष्ट्र के रूप में भी है। याद रखें, आसान रास्ते अक्सर मुश्किल बन जाते हैं और मुश्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं। जितनी जल्दी आप खुद को और अपने प्रियजनों को पैसे के शासक के रूप में प्रशिक्षित कर लेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। पैसा बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में पैसे की समझ कम है तो पैसा आपके ऊपर राज करेगा। यह आपसे ज्यादा स्मार्ट होगा। अगर पैसा आपसे ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा तो आप इसके लिए जिंदगी भर काम करते रहेंगे। पैसे के ऊपर शासन करने के लिए आपको इससे ज्यादा स्मार्ट बनना होगा। फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे कहेंगे। यह आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसके गुलाम होने के बजाय आप इसके मालिक होंगे। यही आर्थिक समझदारी है। तो थैंक यू श्वेता जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। बहुत अच्छा आपने रीड किया और बहुत अच्छी बात बताई है कि आर्थिक समझदारी क्या है ना। हमें पैसे का गुलाम नहीं होना है, हमें पैसे से गुलामी करानी, उससे काम कराना हमें सीखना है। और जितना जल्दी हम लोग, है ना, इसकी प्रशिक्षण ले लेंगे या हम इसको सीख लेंगे, उतना ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो बहुत बार बहुत लोग बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, लेकिन इसी चीज को नहीं सीख पाते हैं कि फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए। और अगर हम ये सीख लेते हैं तो हम कुछ भी पैसा कमा रहे हैं, मुझसे बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं।
ठीक है, तो थैंक यू वंस अगेन श्वेता जी। और अब हम 9th पॉइंट को पढ़ते हैं, और उसके लिए हमारे साथ आज एक और नए पार्टिसिपेंट है राजेंद्र जी। तो राजेंद्र जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद को पहले इंट्रोड्यूस करें, नेम, सिटी एंड प्रोफेशन, और फिर रीड करेंगे। राजेंद्र जी आप म्यूट पे हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मैं राजेंद्र भट्टड़ नवी मुंबई से हूँ, और बाय प्रोफेशन लाइक वी हैव ट्रेवल्स एंड टूर्स बिजनेस। तो हम लोग है ना इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूर पैकेजेस बुक करते हैं और टिकट्स बुक करते हैं। आई विल शेयर माय नंबर्स इन चैट, तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो मैं पढ़ता हूँ 9वां पॉइंट, नायकों की जरूरत, मिथक की ताकत। जब मैं छोटा था तब मैं विली मेज, हैक आयरन, योगी बेस का बहुत ही प्रशंसक था। वे मेरे आदर्श हैं। लिटिल लीग खेल रहे बच्चे के रूप में मैं उनकी तरह होना चाहता था। मैंने उनके बेसबॉल कार्ड भी सहेज कर रखे थे। मैं उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। मैं उनके बारे में सभी आंकड़े जानता था, उनकी बैटिंग के औसत, उनको मिलने वाली धनराशि, और वे किस तरह बड़े हुए। मैं सब कुछ इसलिए जानना चाहता था क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता था। 9 या 10 साल की उम्र में जब मैं बेसबॉल खेलने के लिए मैदान पर जाता था, तो मैं नहीं जाता था, बल्कि मेरे रूप में योगी या हैक मैदान पर उतरते थे। यह सीखने के सबसे सशक्त तरीकों में से एक है, जो हम बड़े होने के बाद खो देते हैं। हम अपने नायकों को खो देते हैं। हम अपने नौसिखिएपन को खो देते हैं। आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चों को बास्केटबॉल खेलता देखता हूँ। कोर्ट पर वे छोटे जॉनी नहीं होते, वे तो माइकल जॉर्डन, सर चार्ल्स या क्लाइड होते हैं। आदर्श नायकों की ताकत करना ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा और सशक्त तरीका है, और इसलिए जो ओजी सिम्पसन की तरह का नायक बदनाम होता है, वह इसी तरह चीख पुकार मचती है। तो इतनी चीख पुकार मचती है। यह किसी अदालती कार्रवाई से ज्यादा होता है। यह एक आदर्श नायक को खो देना होता है। यह एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तरह बनने का सच्चा लोग बचपन से संजोए थे। जिसकी तरह बनने का सपना लोग बचपन से संजोए थे, और वे जिसकी पूजा करते थे। अचानक हमें उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ता है। ऊपर स्क्रॉल कीजिए। थैंक यू राजेंद्र जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। बहुत बढ़िया आपने रीड किया, और बहुत ही कुछ बढ़िया पॉइंट्स आपने लेके आए हैं कि किस तरीके से ना हम आगे बढ़ते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम एक आइडल बनाते हैं, जो शायद हमारे पेरेंट्स होते हैं, है ना, या हमारे बड़े भाई बड़े बहन होते हैं, जिनको हम देखते हैं। और जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं, हमारे आइडल्स चेंज होते चले जाते हैं, और हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो हमारे आइडल बनना शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते भी है कि अगर हम लीडर बनना चाहते हैं तो हमें पहले बहुत अच्छा फॉलोअर बनना चाहिए। तो हम सबको जिस भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा एक लीडर को ढूंढना चाहिए, एक ऐसे मेंटर को ढूंढना चाहिए, और वो जो कर रहे हैं उनके बारे में सब जानकारी, है ना। जब मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और क्रिकेट जानना चाहता था, तब मैं सचिन तेंदुलकर के हर एक रिकॉर्ड मेरे पास हुआ करते थे। लेकिन हाँ, फिर उम्र के साथ में पता चला कि नहीं, कुछ जरूरतें हैं, उनको करना चाहिए। हमेशा इस चीज का हम ध्यान रखें कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और हम उन चीजों को फॉलो करें। अगर हम शाहरुख खान बनना चाहते हैं तो जरूर शाहरुख खान के हर एक चीज को फॉलो करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं, तो देखिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और उसको फॉलो कीजिएगा। एक बार फिर से राजेंद्र जी के लिए जबरदस्त तालियां। और वैसे समय तो हो चुका है, लेकिन लेट मी सी कि कितना इसमें रह चुका है। ओके, हमारे पास 2 पेज और रह चुके हैं, तो क्या हम लोग आज इसको कंप्लीट कर लें, इस चैप्टर को, या कल इसको करें? आप लोग बताएं। कल करेंगे सर। हाँ जी, चलिए कल करते हैं।
तो आज के लिए पढ़ाई को रोक देते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। अगर किसी के कुछ डाउट्स है उसको ले लेते हैं, पहले लर्निंग ले लेते हैं एक दो लोगों से। सो कौन लर्निंग शेयर करना चाहेगा? अरे बड़ा सन्नाटा है, जो कोई बोल नहीं रहा है। जैसे कि इसमें शुरू में बताया गया कि हमें जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए प्रोफेशनल, जैसे इसने स्टॉक के बारे में बताया कि हमें प्रोफेशनल को चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि हम वो हमें पैसा कमा के देगा तो उसी में से ही हमने उसको पैसा देना है। तो वो हमारे लिए एक फायदे का सौदा रहेगा, जिस भी फील्ड से वो आप प्रोफेशनल को अगर चुन लेते हैं तो पहले जहां तक मेरे को समझ आया। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुखदेव जी, है ना। ये। और इसलिए मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, मैं काफी बार बोलता हूँ कि फ्री की चीजों पे फोकस मत करें, है ना। आप पे करो और उस चीज को ले लो। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ, जतिन का क्वेश्चन नहीं होगा तो आ जाओ जतिन, चश्मे के साथ आया जतिन वापस। सर इसमें क्वेश्चन बोला था कि पैसे का गुलाम नहीं होना चाहिए, मतलब पैसे को गुलाम हमें बनाना चाहिए, वो समझ नहीं आया है। ओके, जब मैंने बुक है ना पहली बार पढ़ी थी तो उसकी पंच लाइन ये लिखी हुई थी, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। और आगे तो मैंने सोचा कि ये क्यों ऐसा लिखा है, तो मैंने जब इसको पढ़ा ना तो उन्होंने बताया कि अमीर लोग पैसे से काम करवाते हैं, और इसलिए मैंने बुक को पूरा पढ़ा था, है ना। तो क्या होता है ना, अभी देखो जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको एक सैलरी मिलती होगी, बराबर है। हाँ जी। अगर आप कल अपने बॉस को बोलते हो कि कल से नहीं आऊंगा या एक महीने बाद में नहीं आऊंगा, तो क्या आपके लिए वो काम को रोक देगा या उसी पैसे को देके किसी और को काम पे रख लेगा, आपका जो भी मालिक। और किसी चीज करा लेगा। तो उन्होंने क्या किया, पैसे को अपना गुलाम बनाया, उन्होंने आपको नहीं बनाया है ना। उन्होंने पैसे से काम करा रहे, क्योंकि वो पैसा उनके लिए काम कर रहा है। ठीक है, हम पैसे के गुलाम हैं, इसलिए हम पैसे के लिए काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन उनके पैसे का, मान लो कि किसी की 50,000 सैलरी है, तो अगर वो बंदा नहीं करेगा तो कोई दूसरा बंदा उसके लिए काम करेगा। तो उसका एक्चुअल जो नौकर है या जो एक्चुअल काम कर रहा है वो उसका पैसा कर रहा है, और उस पैसे को चेंज करने के लिए रोल अलग अलग हो जाएगा। कभी कोई जतिन हो सकता है, कभी कोई विपिन हो सकता है ना। तो इसलिए वो पैसे को गुलाम बनाना हमें सीखना चाहिए। जतिन, समझा आपको भी? ठीक है, तो फिर चलो। पैसे को गुलाम कैसे, मतलब वो जो अपना बिजनेस करके कर सकते हैं। कैसे भी करो, पैसे आपके लिए काम करने चाहिए, है ना। ये पैसे आपके बिजनेस से काम कर सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट से काम कर सकते हैं। जैसे किसी ने मान लो कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया और वो पैसा है ना उसको मंथली रिटर्न भी दे रहा है। आपने एक घर ले लिया और अब आप क्या करते हो घर लेने के बाद में, डेली तो उस घर को जाके पेंट वेंट नहीं मारोगे ना। आपने क्या किया, एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट किया और आपको वहां से कुछ रेंटल आ रहा है, और आपको कुछ सालों के बाद में बढ़िया पैसा भी आ रहा है। लेकिन हमेशा याद रखना, जो इन्होंने बुक में एक अच्छा वो चीज बताया है वो ये है कि जब भी आप घर लेते हो आपका ईएमआई है ना, ईएमआई और जो रेंटल है, रेंटल आपका ज्यादा होना चाहिए। तो कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने तो 50 लाख रुपए कैश दिया है तो मेरे को 15,000 20,000 रुपए आ रहा है महीने का। तो वैसा भी आपने तब ये सोचना है कि अगर 50 लाख रुपए बैंक में रखते तो आपको क्या इंटरेस्ट मिलता था। ठीक है ना। तो 50 लाख रुपए अगर रखोगे 6% के हिसाब से भी आपका 3 लाख रुपए साल का बनता है। मतलब हर महीने 25,000 रुपए बनते हैं। तो जहाँ 25,000 रुपए केवल एफडी पे बना सकते थे, वहां पे 17,000 रुपए कमाना कोई समझदारी की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हमारी कॉपी पेन निकालते हैं। जो खासकर नए लोग हैं उनके लिए बता दूं, हम लोग एक और एक्टिविटी करते हैं पढ़ने के बाद में। हम हमारा कल का कैलेंडर उसको लिख लेते हैं, जहाँ पे हम है ना सुबह जितने बजे भी उठते हैं एक एक घंटे का स्लॉट या कब से कब तक क्या करने वाले उसको लिख लेते हैं। उससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो अगले 5 मिनट में हम उसको लिख भी लेंगे, और अगर किसी की कुछ शेयरिंग है हम उसको भी ले लेते हैं। अगर कोई कुछ शेयर करना चाहे, आज किसी के साथ कुछ बढ़िया हुआ हो, उनसे भी सुन लेते हैं। आज बहुत ही अच्छा वर्कशॉप हुआ हम लोगों ने जो लिया था, मैंने एंड सुप्रिया जी ने, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब फर्स्ट टाइम। हाँ जी,
देवांशु जी के लिए और सुप्रिया जी के लिए जबरदस्त तालियां कि एक लर्न एकेडमी के इनिशिएटिव में इन्होंने ना काफी अच्छा वो किया और बहुत अच्छा आज वर्कशॉप हुआ है ना। कुछ लोग आए थे और हम जो देख रहे थे ना कि हम सब ने मिलके एक सपना देखा था, कुछ लोगों ने मिलके, ठीक है ना, कि हम लोग भी है ना हमारे सेशंस को शुरू करेंगे एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम लोग है ना कम्युनिटी के थ्रू लोगों को लेके आएंगे, है ना, कम्युनिटी के थ्रू लेके आएंगे। और इसमें से कुछ लोग आए थे, है ना, और हर चीज को बनने में थोड़ा समय लगता है लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ। कुछ अच्छे लोग आए थे, कुछ बढ़िया देखा। नेहा जी का शायद आज कंप्लीट बन गया, है ना। जी सर। तो नेहा जी ने ग्रुप में फोटो भी डाला है, तो नेहा जी के लिए भी जबरदस्त तालियां। कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा जी। थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा जी। सर व्यू चेंज करना, दिखाते हो सबको। हाँ, जो लोग नहीं आए थे सबको देखने को मिल जाएगा। क्या दिखा रहे? विजन बोर्ड। अच्छा, विजन बोर्ड। हाँ जी, चलो नेहा जी को स्पॉटलाइट पे डालते हैं। और Very nice. Great. Very nice. Great Neha. Very नेहा wonderful. मैम 50% तो थैंक यू। आपने ऐसे ही सुप्रिया achieve जी, कर याद है लिया। आपको सुबह जब बना रहे थे ना बोर्ड, तो देवी माता की फोटो नहीं मिल रही थी ना, और एक्चुअल में एकदम मेरे साथ अचानक कैसे हुआ कि बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते ना उन्होंने किसी चीज पे हाथ रखा और एकदम ना वो तस्वीर मेरे आगे गिर गई, तो तुरंत मैंने उसको कट करके लगा लिया। हाँ, Yes. वो This was मैडम universe उसको helping you. अचीवमेंट बोर्ड लिख लीजिए नीचे अच्छी तरीके से, तो ये आपको हम सब सब अच्छे लोग हो हैं। नीचे नहीं ऊपर लिखना चाहिए। बुक रीडिंग का भी फोटो लगाया है वहाँ। ये हम सब लोग हैं। पर तो Very उन्होंने nice. गॉड को दिया है, थैंक यू बोला है। Very nice. Very ये मेरी nice. पूरी फैमिली है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम लोग। Good. मेरी फोटो नहीं आई। मेरी भी फोटो आज आती है। तुम्हारा कैमरा ही बंद रहता है, तुम्हारी फोटो कहाँ से आई? मेरी लगा दे, मैं नहीं दिख रही हूँ उसमें। नेहा मेरी है कि नहीं, मेरी लगा देना जरूर। अब देखो ढूंढ लो किस किस की है, ये तो अदिति की है। सबसे पहले और कौन रह गया इसमें? अभी मैं भी 2-3 लोग और रह गए। जितने लोग हैं इसमें सभी लोग गायब नहीं होना है कोई यहाँ से। ध्यान रखना है क्योंकि इस ये बात विजन सही बोर्ड में है। आ गया। मैं रह गई। मैं और देवांशु ही नहीं है उसमें। हाँ, बाकी सब दो मेन कलाकार ही नहीं है उसमें। जो कुर्सियां वो तो खाली है ना, performers उसको है ना। छोटे-छोटे कट करके लगा दूंगी अगली बार। वो परफॉर्मेंस है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने वालों को बेनिफिट तो मिलता ही है। हाँ, घुस जाओ तुम इसमें। थैंक यू बहुत अच्छा रहा वर्कशॉप, और मैं बहुत समय से बनाना चाह रही थी, सब कुछ था मेरे माइंड में, और बच्चों की जितनी भी चीजें थी सब सेलो टेप, ग्लू, स्टेपलर सब चीज यूज हो गई इसमें, तो मुझे कुछ भी ज्यादा अरेंज नहीं करना पड़ा। चलिए ग्रेट, बहुत अच्छा। अच्छा लगा लेके। थैंक यू। और श्वेता जायसवाल जी ने पूछा था कैन यू रिपीट, तो श्वेता जी हम क्या करते हैं, हमें ना हमारा कल का कैलेंडर को लिख लेते हैं, जहाँ पे जैसे हम 5 बजे उनमें से अधिकतर लोग 4:30 या 5 बजे उठते हैं और रात में 11, 11:30, 12 बजे सोते हैं, तो हम हमारे टाइम स्लॉट को हर एक घंटे पे है ना, या जो भी एक्टिविटीज है उसको हम लिख लेते हैं हमारी कॉपी में। मैं थोड़ी देर के लिए आपको जैसे मेरा कैलेंडर दिखा देता हूँ जो मैं कॉपी पे लिखता हूँ। इसको हम ऑनलाइन भी कोई कैलेंडर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। 1 सेकंड में यहाँ पे स्पॉटलाइट करता हूँ, और अगर आप देखें तो ये मेरा जैसे कल का कैलेंडर था, ओके। आप कॉपी को अगर देख पा रहे हो तो वहाँ पे लेफ्ट साइड पे टाइम लिखा हुआ है और कब मेरे को क्या एक्टिविटी करनी है ना। ये जैसे आज का भी है, तो अगर मेरा कुछ एक्टिविटीज है तो मैंने लिख लिया 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, जो भी मेरी एक्टिविटी है उसको लिखा हुआ है। तो वो लिखने का कारण यह है कि जब हम लिख लेते हैं तो रात में लिख लेते तो हमारा दिमाग है ना उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और उस हिसाब से हम अपने कामों को भी कर पाते हैं।
इनिशियली थोड़ा सा हो सकता है कि किसी को थोड़ा सा चैलेंज आते हैं, लेकिन काफी अच्छा होता है, इससे प्रोडक्टिविटी काफी इम्प्रूव हो जाती है। और कोई कुछ शेयर करना चाह रहा है?